हेलो बच्चों। आज हम करेंगे डिस्कस आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है कॉस्ट। कॉस्ट की बातें हम सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो कॉस्ट वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में हमारे एक शब्द आता है, खर्चा, जिसको और रिफाइन भाषा में मैं बोलूं तो लागत। तो यही मतलब है हमारे इकोनॉमिक्स में भी कॉस्ट का, कि किसी भी गुड या सर्विस को बनाने के लिए जो हम लागत लगाते हैं उसको कॉस्ट बोला जाता है। अब इकोनॉमिक्स में जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कॉस्ट इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, हर तरह की कॉस्ट इसमें हम ले लेते हैं, और वो चाहे फैक्टर इनपुट्स के लिए या नॉन फैक्टर इनपुट्स पे खर्च करी गई हो तो वो हम ले लेते हैं। अब ये टेक्निकल वर्ड सुनते ही दिमाग में आता है कि भाई ये फैक्टर इनपुट क्या है, ये नॉन फैक्टर इनपुट क्या है, ये इम्प्लिसिट क्या है और ये एक्सप्लिसिट क्या है। तो हम इन चारों चीजों को भी समझेंगे और फिर हमें असली मीनिंग समझ आ जाएगा कॉस्ट का। तो मोटा मोटा स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बोलूं कि कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट हर वो खर्चा होगा जो हमने इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली खर्च करा है अपने चाहे फैक्टर इनपुट्स पर या अपने चाहे नॉन फैक्टर इनपुट्स पर। तो सर, हमें ये बताओ कि फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं। तो फैक्टर इनपुट्स की अगर मैं बात करूं, फैक्टर इनपुट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो। तो इसमें आती है सबसे पहले लैंड, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। और इनको बदले में हम क्या पे करते हैं? लैंड के बदले में रेंट पे करते हैं, लेबर के बदले में वेजेस पे करते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योर सर्विस के बदले में हम प्रॉफिट पे करते हैं। तो फैक्टर इनपुट्स क्या हुए, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिस्ट दिख रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और इनको जो हम पे करते हैं, यानी जो हमने खर्चा करा, उन्हें हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। तो लैंड के अगेंस्ट क्या पे करा? रेंट। लेबर के अगेंस्ट क्या पे करा? वेजेस। कैपिटल के अगेंस्ट क्या पे करा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट क्या पे करा? प्रॉफिट। अब आती है बात, सर, कि नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं। तो सिंपल भाषा में कहूं तो नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब है फैक्टर इनपुट्स के अलावा आपने अगर कोई और खर्चा करा है तो वो नॉन फैक्टर इनपुट पर करा गया खर्चा होगा। और उसका सबसे बेस्ट और सबसे प्राइम एग्जांपल होता है रॉ मटेरियल्स। यानी कि आप कुछ खाद्य पदार्थ जो खरीदते हो अपनी फैक्ट्री के लिए, उन्हें खरीदने के लिए जो आपने खर्चा करा, उसको हम कह सकते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स पर करा गया खर्चा। तो यहां तक की बात अगर सम अप करूं तो क्या बन गया खर्चे का मतलब? कि खर्चा इज, चाहे फैक्टर इनपुट पर खर्च करा हो चाहे नॉन फैक्टर इनपुट पर खर्च करा हो, तो उसे हम बोल सकते हैं खर्चा। तो आई होप आपको यहां तक बेसिक समझ आ गया होगा कि फैक्टर इनपुट की कॉस्ट या नॉन फैक्टर इनपुट की कॉस्ट क्या होती है। अब सर, दूसरा सवाल हमारे दिमाग में था कि सर ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये क्या थी? आपने कॉस्ट की परिभाषा में इनका भी उपयोग करा था। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के डिफरेंस को समझने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है एक तरह से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप बाजार से सामान खरीदने के लिए दे रहे हो। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसमें ओनर अपने ही रिसोर्सेज को यूज करने के लिए दे रहा है। अब इसीलिए बाजार से सामान खरीदने के लिए तो आप किसी आउटसाइडर को पे करोगे, तो वो इजीली मेजर हो जाता है। लेकिन जब आप अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो तो उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू की टर्म्स में उसको मेजर किया जाता है। तो इसी हिसाब से इसके एग्जाम्पल्स भी बन जाते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब आपने रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे दिए, आपने रेंट के पैसे दिए, या आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। लेकिन जब कोई ओनर अपनी ही मान लो बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो वो एक तरह से अपने आप को ही रेंट देगा। तो उसकी वैल्यू को इम्प्यूटेड वैल्यू कह देते हैं, दैट इज ए इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। लेकिन हमारे कॉस्ट के मॉडल के अंदर हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही तरह की कॉस्ट को लेकर चलते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो हमारा मेन पार्ट है कॉस्ट के अंदर, यानी कि तरह तरह की कैसी कैसी कॉस्ट्स होती हैं शॉर्ट रन के अंदर, जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाई जाती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम बेसिक अपनी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के साथ। अब पहले फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर खर्चा करता है अपने फिक्स्ड इनपुट्स पर, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, तो उसको आप कह देते हो फिक्स्ड कॉस्ट।
अब फिक्स्ड कॉस्ट की मजेदार बात ये होती है कि ये कभी चेंज नहीं होगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, फिक्स्ड। यानी कि जो एक बार हुई वो सेम रहेगी। अब चाहे आप एक डब्बा बनाओ, चाहे आप 100 डब्बे बनाओ, या चाहे आप 0 डब्बे बनाओ, तब भी ये कॉस्ट कुछ ना कुछ रहेगी और ये थ्रू आउट हमेशा फिक्स रहेगी। इसीलिए इसका नाम होता है फिक्स्ड कॉस्ट। और बहुत से लोग और हम भी अपनी स्टडी के अंदर इसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि शॉर्ट में बोलें तो TFC। तो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हो गई इसमें कि फिक्स्ड कॉस्ट वो जो हम फिक्स्ड इनपुट्स पर खर्च करते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द आउटपुट लेवल हमेशा सेम रहता है, और चाहे हम 0 आउटपुट भी बनाएं तब भी ये फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी ही होगी। और इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC। अब अपने फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं एक शेड्यूल और उसके डायग्राम से, तो आप देखोगे कि अलग अलग आउटपुट लेवल्स पर हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर बार सेम ही है। यानी कि अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल पर, तो हर लेवल पर वो 100 रुपए ही होगा। तो कितना सिंपल हो गया इसका डायग्राम बनाना। यानी कि अगर हमें TFC का कर्व बनाना हो तो वो कर्व कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रीजन, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट लेवल। अब आते हैं हम अपनी दूसरी कॉस्ट पर जिसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट को आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हो, यानी कि वेरी, जो चेंज होता रहे। अब जो भी खर्चा प्रोड्यूसर करता है अपने किसी भी वेरिएबल इनपुट पर, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब ये हमेशा आउटपुट के साथ बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। आप ज्यादा आउटपुट बनाओगे तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, 0 आउटपुट बनाओगे तो 0 वेरिएबल कॉस्ट आएगी। यानी कि 0 आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 0 होती है। और वेरिएबल कॉस्ट को ही हम प्यार से टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि TVC कह देते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं शेड्यूल और उसके कर्व से समझाने की कोशिश करूं, तो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो होता है वो पहले इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, और फिर वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। तो जैसा कि आपने देखा होगा, पहले ये बढ़ा डिमिनिशिंग रेट से धीरे धीरे पीठ झुका के, और फिर एक पॉइंट के बाद ये बढ़ा तेजी से, यानी कि उसकी शेप बदल गई। तो TVC का कर्व हमेशा आपको 2 टुकड़ों में पार्ट करके ही बनाना पड़ता है। तो पहले बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से और फिर बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। अब इसी का अगर मैं शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करूं, तो इसमें आप देख सकते हो कि 0 आउटपुट पर तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है। अब जैसे ही मैंने पहला आउटपुट बनाया तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़कर हो गई 100। फिर जब मैंने दूसरा आउटपुट बनाया तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 80 से बढ़ गई। फिर जब मैंने तीसरा आउटपुट बनाया तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 60 से और बढ़ गई, 240 हो गई। तो यहां तक जो बढ़ोतरी हो रही है वो डिमिनिशिंग रेट से हो रही है कि पहले 100 से बढ़ा, फिर 80 से बढ़ा, फिर 60 से बढ़ा। लेकिन जब मैंने चौथा आउटपुट बनाया तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट साहब 120 से बढ़ गई, सीधा 240 से कितनी हो गई, 360। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है क्या, कि वो पहले बढ़ती है डिमिनिशिंग रेट से धीरे धीरे, और एक पॉइंट पर आने के बाद से वो बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पे। तो इसीलिए इसका जो कर्व होता है इसको इन्वर्टेड एस शेप भी कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। चलो तो अब रिवाइज करें अगर दोनों बातें, तो पहले मैंने आपको सिखाई कौन सी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद दूसरी कौन सी करी हमने, वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम सिंपल सी अपने एक प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और ये सोचें कि किसी भी चीज को बनाने में हमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट आई होगी, कुछ वेरिएबल कॉस्ट आई होगी, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, बिल्कुल सही, टोटल कॉस्ट होगी कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ऐड कर लो। तो इसीलिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है किताब में, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अब अगर आप शेड्यूल में भी देखो, अलग अलग आउटपुट लेवल्स पर फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है लगातार, और वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है आउटपुट के हिसाब से। लेकिन अगर आप दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना है कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम डिफरेंस कर दें तो उनका डिफरेंस होगा फिक्स्ड कॉस्ट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस एक छोटी सी लाइन को 1 नंबर के लिए याद रखना है एग्जाम में, और इसी बात का इन्फ्रेंस जब हम इनके कर्व बनाते हैं तो इसमें यूज होगा, जो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो अगर हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कर्व बनाएं, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा।
फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कि वो रहता है कांस्टेंट, यानी कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट जो होती है वो बिल्कुल सेम वेरिएबल कॉस्ट की तरह बनती है और उसके पैरेलल रहती है। तो ये बन गया डायग्राम। इस अकेले डायग्राम में आपका टीएफसी क्लियर, आपका टीवीसी क्लियर और आपका टीसी क्लियर। रिवाइज करो तो फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी कैसा है, इन्वर्टेड एस शेप, जो पहले डिक्रीजिंग रेट से और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और टोटल कॉस्ट का कर्व कैसा है, वो भी इन्वर्टेड एस शेप और वो पैरेलल भी होता है टीवीसी के। और टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। अब जितना हमने पढ़ा वो सारा पढ़ा था टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। अब अगर हमसे इन्हीं चीजों का कोई एवरेज पूछ ले कि भाई मुझे टोटल कॉस्ट मत बताओ या मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मत बताओ या मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मत बताओ, मुझे तो ये बताओ पर यूनिट की क्या टोटल कॉस्ट है या पर यूनिट की क्या वेरिएबल कॉस्ट है या पर यूनिट की क्या फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आइए उसकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मैं तीनों ही कॉस्ट्स को आउटपुट से डिवाइड कर दूं, यानी क्यू से डिवाइड कर दूं, तो मुझे पता लग जाएंगी इन सब की एवरेजेस। तो ये बन जाते हैं क्या, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन तीनों के बारे में भी हम एक एक बार डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ एवरेज कॉस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो एक छोटा सा एग्जांपल में यहाँ शेड्यूल दे रखा है, इसमें हमें आउटपुट दे रखे हैं, इसमें हमें कॉस्ट दे रखे हैं, इसमें टोटल कॉस्ट हमें दे रखे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि चलो एवरेज कॉस्ट निकालो, तो आपको सिंपल एक काम करना है, क्या करना है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है आउटपुट से, तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। फिर वो हमसे पूछ सकता है कि एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है। तो अगर आपको एवरेज कॉस्ट का डायग्राम बनाना पड़े तो बहुत ही सिंपल है, बचपन में आपने यू बनाया होगा, तो बिल्कुल वैसा ही एक यू शेप कर्व बनाना है। तो एवरेज कॉस्ट जो होता है वो कैसे शेप का होता है, यू शेप कर्व होता है। अब आते हैं हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे। तो अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और उसको डिवाइड कर देंगे हम आउटपुट से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर हमने एक शेड्यूल दे रखा है जिसके अंदर आउटपुट्स हैं, कॉस्ट हैं और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है मेनली। तो अगर क्वेश्चन हमसे कहे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की सारी फिगर्स को आउटपुट से डिवाइड करना है। तो जब आप आंसर निकालोगे तो आपके आंसर्स एएफसी के आ जाएंगे, वो वेरी सिंपल। तो ये है एएफसी कैलकुलेट करने का तरीका। अब सबसे मजेदार चीज होती है एएफसी की कि उसका कर्व कैसा होता है। अब एएफसी की प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है। तो इसीलिए उसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी ऊपर से नीचे जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके कर्व की एक स्पेसिफिक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है और इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं सर, क्योंकि आप इसमें अगर कोई भी पॉइंट मार्क करके उसमें एक रेक्टेंगल बनाओगे तो हर रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो सेम आता है। तो इसीलिए इस कर्व को स्पेसिफिकली बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस बात को याद रखना कि एएफसी जो होता है वो हमेशा नीचे जाता रहता है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और उसके शेप को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जैसे आपने पढ़ा एवरेज कॉस्ट या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, बिल्कुल उसी तरह होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो उसको निकालने का भी फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और अगर उसका डायग्राम आ जाए या उसका कर्व बनाने को आ जाए तो कर्व तो और ज्यादा सिंपल है। तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल आपके एवरेज कॉस्ट की तरह ही होता है, यानी कि एक यू जो बनाते थे आप बचपन में, वही आपको बनाना है। तो एबीसी जो होता है वो भी किस शेप का होता है, यू शेप का होता है। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो तीन तरह की हमने एवरेज कॉस्ट्स देखी, एवीसी, एएफसी और एसी, कई बार इनके बारे में हमें एक सिंगल डायग्राम पे बनाने को बोल देता है। तो हम कैसे बनाएंगे तीनों कर्व्स को। तो सबसे पहले अगर मैं एवीसी बनाऊं तो एवीसी कैसा था, एक सिंपल सा यू शेप जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर अगर मैं एएफसी बनाऊं
वो हमने कैसा बताया था आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी वो ऊपर से नीचे आता रहेगा। और फिर जो तीसरा होता है यानी कि एवरेज कॉस्ट, वो हॉरिजॉन्टली एक तरह से इनका समीशन है, दोनों का जोड़ है, तो इसीलिए वो कर्व सबसे ऊपर बनता है और वो होता है यू शेप। तो एवरेज कॉस्ट कर्व आपका कुछ कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर सिंगल डायग्राम में तीनों कर्व्स बनाने को क्वेश्चन बोलेगा तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीनों कर्व इस प्रकार से आपको एक ही डायग्राम पर दिखाई देंगे। अब आते हैं बच्चों सबसे आखिरी तरह की कॉस्ट पर, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था मार्जिनल वर्ड का मतलब ही होता है एडिशनल। अब यहाँ पर क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये कि जैसे जैसे हम एक एक करके आउटपुट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टोटल कॉस्ट में कितना खर्चा और बढ़ रहा है। तो टेक्निकली ये फॉर्मूले के रूप ले लेता है जिसमें हम एक यूनिट के टोटल कॉस्ट को अगले यूनिट के टोटल कॉस्ट को डिफरेंस के फॉर्म में निकाल लेते हैं और हमें पता लग जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो इसके बारे में भी थोड़ी बातें हम देखते हैं। तो अगर सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट को एक शेड्यूल से समझाऊं, तो आप यहाँ पर जो शेड्यूल देख रहे हैं इसके अंदर आपको अलग अलग आउटपुट लेवल्स दे रखे हैं, कॉस्ट दे रखी है और मेनली टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट में जितनी जितनी बढ़ोतरी हो रही है यानी एडिशनल वो बढ़ रहा है, उस पोर्शन को हम मार्जिनल कॉस्ट कह देते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकल रहा है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल कॉस्ट में जितनी वृद्धि हुई, जैसे 100, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 60, उसके बाद 120, तो दीज आर बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें एक बड़ा ही अच्छा यूनिक और बड़ा ही अच्छा एक स्पेशल पॉइंट है। वो क्या है सर? भाई मार्जिनल कॉस्ट हमने कहा कि टोटल कॉस्ट में कितनी वृद्धि हो रही है। अब टोटल कॉस्ट में जो भी वृद्धि होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से नहीं होती, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है। टोटल कॉस्ट बढ़ता ही वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है। तो टेक्निकली याद रखना है पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट में होने वाली वृद्धि को ही बता रहा होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली निकल ही कैसे रहा है, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट हर आउटपुट लेवल पर बढ़ रहा है। आइए इस बात को मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूं। मार्जिनल कॉस्ट का क्या लिंक है वेरिएबल कॉस्ट के साथ? बच्चों अगर हम सारे मार्जिनल कॉस्ट्स को जोड़ते रहते हैं तो हमें वेरिएबल कॉस्ट यानी टीवीसी का पता लगता है। तो देखो मैथमेटिकली एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सिग्मा एमसी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। आइए एक शेड्यूल देखते हैं। ये गिवन शेड्यूल के अंदर आप देखो अलग अलग आउटपुट लेवल है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है। तो अगर मैं पहले इससे मार्जिनल कॉस्ट निकालूं तो आपकी वही वैल्यूज आ जाएंगी। अब बड़े ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ूंगा तो वैसे वैसे वो बार बार टीवीसी की वैल्यू के बराबर बनेगी हर बार। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिग्मा एमसी इज इक्वल टू टीवीसी। इस स्पेशल पॉइंट को हर बच्चे को याद रखना है। तो मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की इस खूबसूरती को हम अपने डायग्राम पर भी शो कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ लो तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो इस कर्व में यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व में जो ये यू शेप आप देख रहे हो, इसके अंडर जितना एरिया है अगर मैं उसको कवर कर दूं तो दैट एरिया इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो आपके लिए मुद्दे की बात क्या बन गई अब से कि मार्जिनल कॉस्ट्स को जोड़ने पर हमेशा क्या मिलती है? टीवीसी मिलती है। तो ये थे बच्चों हमारे कॉस्ट के अंदर तरह तरह के कॉस्ट के डिस्कशन जो पहले मुझे आपके साथ करने थे। तो क्या सर चैप्टर में बस यही आएगा और कुछ नहीं पूछता? नहीं, इसके अंदर हमसे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स भी पूछता है जो हमें पता होने चाहिए। पहला रिलेशनशिप मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। अब दोनों ही कर्व्स जो हैं वो यू शेप होते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। अब यहाँ मैंने सबसे पहले एवरेज कॉस्ट बनाया, ये भी यू शेप है, और मार्जिनल कॉस्ट जब मैं बनाऊंगा तो वो भी यू शेप होगा। लेकिन क्या होगी उसकी प्रॉपर्टी कि मार्जिनल कॉस्ट जब यू शेप होगा तो वो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम से कट करेगा। तो इनके रिलेशन के 3 पॉइंट्स बनते हैं। पहला पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से बिलो है। दूसरा पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर है। और तीसरा पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर है। तो इन 3 पॉइंट्स के हिसाब से ही एवरेज कॉस्ट का कर्व भी चल रहा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले पॉइंट में जब मार्जिनल कॉस्ट बिलो है एवरेज कॉस्ट के तो एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है। दूसरे पॉइंट में जब AC और MC बराबर हैं तो वो AC का मिनिमम पॉइंट है। और तीसरे पॉइंट में जब MC का कर्व अबव है AC के तब AC राइज कर रहा है।
तो ये 3 पॉइंट्स और ये डायग्राम आपको बनाना पड़ता है अगर एमसी और एसी का रिलेशनशिप पूछता है। अब इसी तरह एक और रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट का कर्व बनाऊं तो आपको याद है ना वो कैसा था, पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। मार्जिनल कॉस्ट का अगर मैं कर्व बनाऊं तो वो सर यू शेप बनता है। तो इनकी लेकिन एक प्रॉपर्टी है बहुत ही बेहतरीन, वो क्या कि जब तक टीसी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा होता है तब तक एमसी फॉल करता है, और जैसे ही टीसी ने अपना रेट बदला बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट एमसी का मिनिमम होता है जो लाइन आप बीच में देख रहे हो। और उस लाइन के बाद जब टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होता है तो एमसी भी राइज करना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन हमसे टीसी और एमसी का रिलेशनशिप पूछता है। तो ये था बच्चों कंप्लीट हमारे कॉस्ट के डिस्कशन में। इसमें मैंने कोशिश करी कि आपको सारी इंपॉर्टेंट तरह की कॉस्ट्स, उनके फॉर्मूले, उनका कॉन्सेप्ट्स, उनके कॉस्ट के कर्व का शेप और उनको क्या कहते हैं वो सब डिस्कस कर लूं, और दोनों तरह के इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो क्वेश्चन हमसे 3 या 4 नंबर में इस चैप्टर में पूछ सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और आपको सारे टॉपिक समझ आए या नहीं आए वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और कोई भी और पॉइंट अगर आपको समझना है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और वॉरियर्स बैच का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वॉरियर्स बैच का पार्ट बनिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।